अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो एज़ वी हियर द नेम ग्रासलैंड, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में ग्रासलैंड के बारे में आएगी वो यही होगी कि शायद ये वो एरिया होगा जो सिर्फ फुल कवर्ड होगा ग्रास से। अब हम देखें तो अगर वहाँ ग्रास एबंडेंस में पाई जा रही है तो सोर्स ऑफ वेजिटेशन वहाँ ग्रास होगी। एनिमल्स अगर हम देखें तो वहाँ पर वो एनिमल्स पाए जाते होंगे मोस्टली कि जो हर्बीवोर्स होंगे, जो ज़्यादातर हर्ब्स या ग्रास खाते होंगे। अब जैसे कि हम सोच कह रहे हैं कि ये ग्रास लैंड है, मीन्स कि वहाँ ज़्यादातर ग्रासेस ही होंगी, तो ना शायद वहाँ पे ट्रीज़ ना हो या कोई शेल्टर ना हो, तो वहाँ पर फिर सनलाइट डायरेक्टली उस ज़मीन पे पड़ रही होगी। तो क्या होगा उसकी वजह से कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब ये चीज़ें तो हमने एज्यूम की कि ये सब चीज़ हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ग्रासलैंड इकोसिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इकोसिस्टम क्या होता है या इकोसिस्टम बनता कैसे है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस या फिर हम एनिमल्स, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से फिज़िकल या केमिकल फैक्टर यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए या सरवाइव करने के लिए। तो फिज़िकल फैक्टर में हम देख लेते हैं कि मेनली जो आता है वो हो गया फूड। केमिकल फैक्टर की बात करें तो केमिकल में देखते कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एनवायरनमेंट से। तो क्या मीन्स कि इकोसिस्टम क्या होता है, एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स which interact with the environment to fulfill their needs. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक ट्री है, ट्री को ग्रो करने के लिए सनलाइट या फिर वाटर की नीड होगी तभी वो ग्रो कर सकेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ग्रासलैंड किसे कहते हैं। तो जो लार्ज एरिया लैंड का जो सिर्फ कवर होता है ग्रास से उसे कहा जाता है ग्रासलैंड। और अर्थ का जो 1/4 पार्ट है या 25% ग्रासलैंड से कवर्ड है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जहां प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन मौजूद होता है और वहां का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेजिटेशन है वो ग्रासेस होता है। कुछ ग्रासलैंड्स में या तो बहुत कम ट्रीज पाए जाते हैं या तो बिल्कुल भी कुछ ग्रासलैंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस ही होती हैं और कोई ट्री नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड की बात करें तो सबसे पहले कि वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन पाया जाता है। सेकेंडली वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, जिसकी रेंजेस बिटवीन 250 मिलीमीटर्स से 750 मिलीमीटर्स होती है। अब वहाँ पर रेनफॉल इतनी कम भी नहीं होती कि वो जगह डेजर्ट बन जाए या इतनी भी नहीं होती कि वो जगह फॉरेस्ट बन जाए। तो जो वहाँ की रेनफॉल है बिटवीन फॉरेस्ट और डेजर्ट की रेनफॉल के बिटवीन होती है। थर्ड जो है वो है सॉइल के बारे में कि वहाँ की जो सॉइल है वो इतनी इनसफिशेंट होती है या और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती है कि वहाँ पर ट्री की ग्रोथ हो सके। वेजिटेशन जैसे हमने बात की कि वहाँ पर ग्रासेस होती है। टेम्परेचर जो वहाँ का है वो ऑफन क्या होता है, मींस मोस्टली एक्सट्रीम होता है, मींस के बहुत ज़्यादा हाई होता है। समर्स में वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ ग्रासलैंड्स ऐसे होते हैं कि जो समर्स में और विंटर्स में पूरा साल गर्म ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पर विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और समर्स बहुत ज़्यादा हॉट। और डोमिनेंट स्पीशीज़ जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं वो होते हैं ग्रैमेनॉइड्स। ग्रैमेनॉइड्स हर्बीवोर्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड वैसे तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। बाकी हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। फ्लडेड ग्रासलैंड्स हम उन ग्रासलैंड्स को कहते हैं, मीन्स इनके जहाँ पे बीच में पानी भी पाया जाए, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। सेकेंड है ये जो माउंटेन ग्रासलैंड्स, वो ग्रासलैंड्स जैसे नाम से हम देख सकते हैं कि माउंटेन से मिलता जुलता, तो वो ग्रासलैंड जहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स की तरह चोटियाँ थोड़ी पाई जाएँ। डेजर्ट ग्रासलैंड्स उनको कहा जाता है जैसे बीच में ग्रासेस ना हो
जैसे डेजर्ट की ज़मीन होती है वैसे हो। और डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रासलैंड्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सवाना या स्टेप, पैम्पास, ये डिफरेंट नेम्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रासलैंड्स को दिए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना भी कहा जाता है। जैसे अब ये डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कि एक ग्रासलैंड में बिल्कुल कोई हमें ट्री नज़र नहीं आ रहा, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हमें दूर या शॉर्ट हाइटेड ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि टेम्परेट ग्रासलैंड में सिर्फ ग्रासेस मौजूद होती हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ट्रीज़ भी होते हैं। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए कहाँ जाते हैं, तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो अर्थ की टेम्परेट जोन पे पाए जाते हैं, जैसे जो कि सराउंडिंग ऑफ द इक्वेटर है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, जबकि मिडिल ऑफ द इक्वेटर। मज़ीद अगर हम देखें तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की जो ग्रास होती है वो शॉर्ट हाइटेड होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो ग्रास होती है वो बहुत 3 मीटर से 4 मीटर्स की हाइट की होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में कि वो कितनी लंबी है, और इसके अलावा लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं होती। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ की जो समर्स होती हैं वो हॉट होती हैं और कोल्ड विंटर्स होते हैं, और जो समर में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, जबकि विंटर्स में -40 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखें तो वहाँ पे वेदर पूरा ड्राई और वेट होता है और थ्रू आउट द ईयर वार्म ही रहता है ऑल द टाइम। और टेम्परेट ग्रासलैंड की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, डार्क होती है, और जो उसकी अपर लेयर है वो फर्टाइल होती है, जबकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के जो वहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज़ जो या डोमिनेंट वेजिटेशन हमने देखी कि वहाँ पे ग्रासेस होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी डोमिनेंट वेजिटेशन ग्रासेस ही है और लॉन्ग ग्रासेस और श्रब्स। अब हम देख लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में मोस्टली देख लेते हैं कि सनफ्लावर्स होते हैं या वाइल्ड ब्लू आइड फ्लावर्स होते हैं। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो प्लांट्स होते हैं वो जैसे एसेसिया ट्री, बेबब ट्री, रोड ग्रास, रेड ओट्स ग्रास, लेमन ग्रास, तो इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। एनिमल्स की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में यूजुअली ट्रीज़ भी मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग हाइटेड एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं जिराफ, लायन, एलिफेंट, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, प्रोंगो, प्लेन बाइसन्स, जैगुअर्स एट्सेट्रा। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अगर देखें तो वहाँ पे लायंस, वॉल्व्स, चीतास, प्रेरी डॉग्स, माइस, स्नेक्स, क्वेल्स, आउल्स, स्कंक्स, फॉक्सेस या बेडगर्स, इस तरह के टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि थ्रेट्स टू ग्रासलैंड्स मीन्स ग्रासलैंड्स को क्या क्या खतरात का सामना है। ये सबसे बड़ा तो जो थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस का। हैबिटेट क्या होता है कि रहने की जगह, तो वहाँ पर मोस्टली एनिमल्स रह रहे हैं, तो अगर ग्रासलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो एनिमल्स का हैबिटेट लॉस हो जाएगा। अब ये ग्रासलैंड्स ख़त्म क्यों हो रहे हैं, किस वजह से, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्शंस की वजह से। ह्यूमन एक्शंस में ये आ जाता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह न्यू बिल्डिंग्स या रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओपन लैंड को कवर कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली कि जो ग्रासलैंड्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है ओवर ग्रेजिंग। जब एक ही जगह पर हम बहुत सारे एनिमल्स को ग्रेज करवाएंगे तो ऑब्वियसली ओवर ग्रेजिंग होगी, जिसकी वजह से ग्रास कम हो जाएगी और वहाँ पर फिर सॉइल इरोजन होगा,
सॉइल इरोजन होगा तो वहाँ की जो सॉइल ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगी और वो वाली जगह डेजर्ट्स में कन्वर्ट होती रहेगी। थर्ड जो देख लेते हैं वो ये है कि जो कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जब वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा कि टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा और रेनफॉल में चेंजेस आएगी, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स दोबारा डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो होप कि आपको समझ आए। थैंक यू।